हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने कई सारी सीरीज को लॉन्च किया है। उसी सीरीज के अंतर्गत ये हमारी आंसर राइटिंग की सीरीज है। ऑलरेडी हमारी आंसर राइटिंग के 3 पार्ट आ चुके हैं, ये हमारा पार्ट 4 है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि कैसे हमारे टेलीग्राम चैनल में आए हुए क्वेश्चन को सही तरीके से लिखा जा सकता है और किस तरीके से यूपीएससी में अच्छे नंबर प्राप्त किए जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपके सामने एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया आप ही के द्वारा है। तो इस क्वेश्चन को हम पहले आपने क्या लिखा है उसको हम पढ़ेंगे और फिर हम देखेंगे इस क्वेश्चन को हमें लिखना कैसे चाहिए था और कौन कौन से एडिशनल पॉइंट इसमें ऐड करने हैं। तो जैसे कि इसका प्रश्न है, उद्देशिका में शब्द गणराज्य के साथ जुड़े प्रत्येक विशेषण पर चर्चा कीजिए। उद्देशिका में जुड़े शब्द गणराज्य के प्रत्येक विशेषण पर चर्चा कीजिए। क्या वर्तमान परिस्थितियों में वे प्रतिरक्षणी हैं? देखिए, ये क्वेश्चन इसमें कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आपको करंट अफेयर्स से रिलेट करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको जितनी ज़्यादा नॉलेज करंट अफेयर्स की होगी उतना ही आप इस क्वेश्चन को अच्छा लिख सकते हैं दूसरों की तुलना में। ठीक, तो पहले इसके हम वर्ड को देखेंगे कि उद्देशिका की बात कर रहा, गणराज्य वर्ड के साथ जो विशेषण जुड़े हैं उनकी बात कर रहा और वर्तमान परिस्थितियों में क्या वे प्रत्यक्षणीय हैं इसकी बात कर रहा। ठीक, ये क्वेश्चन 2016 के यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में आया था। ठीक, तो आप देख सकते हैं। पहले हम इनके क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रस्तावना किसी भी संविधान का सार रूप होता है जिसमें उस देश के संविधान के लक्ष्यों, आदर्शों और एवं उसके उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करते हैं। प्रस्तावना में संविधान सभा की महान व आदर्श सोच उल्लिखित होते हैं। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के शब्दों में संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। हमारे संविधान की प्रस्तावना का प्रारंभ हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में होता है। प्रस्तावना में गणराज्य शब्द के साथ जुड़े प्रत्येक विशेषण निम्नलिखित हैं। पहला आपने बताया संप्रभुता। संप्रभुता का आशय होता है अपने निर्णय लेते समय बिना किसी आंतरिक या बाह्य दबाव में होना। दूसरा आपने बताया समाजवादी। समाजवाद का आशय होता है समाज में उपलब्ध संसाधनों का समतामूलक वितरण करना। समाजवाद का लक्ष्य होता है समाज में आर्थिक विषमताओं को समाप्त करना। पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्षता का अर्थ होता है राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा और राज्य धार्मिक मामलों में तटस्थ रहेगा। परंतु भारतीय संदर्भ में पंथ निरपेक्षता का आशय होता है सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण प्रदान करना। लोकतंत्रात्मक का अर्थ होता है ऐसी शासन प्रणाली जिसमें प्रभुता जनता के हाथों में निहित हो। लोकतंत्र के प्रकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। फिर आपने बताया गणराज्य। कोई भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में 2 रूप प्रचलित होते हैं, एक राजतंत्र, दूसरा गणतंत्र। भारतीय शासन प्रणाली गणतंत्र पर आधारित है जिसका आशय होता है राष्ट्राध्यक्ष का चयन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से और राष्ट्राध्यक्ष का पद वंशानुगत नहीं होता। फिर आपने बताया प्रस्तावना दशकों पहले प्रारूपित तथा संविधान निर्माताओं ने जिन अर्थों में इन प्रावधानों को जोड़ा उनमें वृहद परिवर्तन हुआ। 1991 में जब देश में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को लागू किया गया तो ये प्रश्न उठने लगा कि भारत में समाजवाद खतरे में, परंतु निजी स्वामित्व के सार्वजनिक स्वामित्व के सह अस्तित्व रखता है। कई बार भारतीय संविधान के प्रस्तावना में वर्णित पंथ निरपेक्षता शब्द पर भी प्रश्न उठते रहे। हाल ही में सीए एनआरसी विधेयक को लेकर उत्पन्न विवाद में भी भारतीय पंथ निरपेक्षता प्रश्न उठने लगा। ये स्मरणीय कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एसआर बोम्मई वाद में धर्मनिरपेक्षता को संविधान का मूल ढांचा निर्धारित किया है। निष्कर्ष, प्रस्तावना संविधान की कुंजी होता है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क को प्रतिबिंबित करता है। वर्तमान में भले इसमें संशोधन किए गए हों परंतु ये आज भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संरक्षित किए गए। आपने इस पूरे प्रश्न में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये की है कि प्रस्तावना का मतलब क्या है और प्रस्तावना को वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है। समझ गए? आपने इसमें गणराज्य के अगर विशेषण से जुड़े जो शब्द हैं उनमें डिफाइन तो किया है लेकिन एक दो को, जैसे आपने आर्थिक बात की, आपने पंथ निरपेक्षता की बात की और आपने समाजवाद की बात की, लेकिन आपने अन्य फीचर को इसमें नहीं बताया। ठीक, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, पहले इस क्वेश्चन की जो आपको शुरुआत करनी है ना, तो आप अपने क्वेश्चन में इन सारे वर्ड्स को हटाएं क्योंकि ये तो सभी लिखेंगे। कोई भी पर्सन कॉमन रूप से इतनी स्टोरी तो प्रस्तावना की सभी लिखेगा। आप जब भी क्वेश्चन देखें यूपीएससी का तो उसको डायरेक्ट स्टार्ट किया करिए। जैसे इसमें लिखा है ना कि उद्देशिका में शब्द गणराज्य के साथ जुड़े प्रत्येक विशेषण पर चर्चा कीजिए, तो आप क्या करो कि इस क्वेश्चन को डायरेक्ट स्टार्ट करो कि जो भारतीय संविधान में है वो उद्देशिका मूल रूप से संविधान में निहित थी जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव से प्रेरित है।
हालांकि इसमें 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 3 नए शब्दों को जोड़ा गया। उन 3 नए शब्दों के बारे में आप बताएं और फिर बताएं कि गणराज्य के साथ साथ जुड़े वो विशेषण कौन है। और जब आप ये बता रहे हो कि गणराज्य के साथ जो जुड़े विशेषण है लोग, और आप एक चीज़ और याद रखिए, आप जब भी इन विशेषण को बताएं ना तो प्रस्तावना के जो क्रम है उसको ध्यान में रख के बताएं। जैसे कि आप देखोगे ना कि जब हम प्रस्तावना पढ़ते हैं तो क्या देखते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी कि गणराज्य लास्ट में आता है। तो पहले हम बताएंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद का मतलब, फिर पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्र का। क्लियर? तो आपने जैसे बताया, अब आपने ये हेडिंग दी तो आप हेडिंग देने से क्या हो जाता है कि क्वेश्चन अलग अलग पार्ट में दिखता है और आपका जो आंसर होता है उसमें एक ही पार्ट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। जबकि इस क्वेश्चन में जो सबसे ज़्यादा वेटेज है वो है आपका क्या वर्तमान परिस्थितियों में प्रतिरक्षणी है, इस पे फोकस किया है। ये तो सबको पता है, आपसे बेसिकली वो ये पूछ रहा है कि जो उद्देशिका में जो शब्द गणराज्य के साथ जुड़े हैं क्या वह वर्तमान में प्रतिरक्षणी है। तो आप इनको ज़्यादा एनालिटिक करके लिखोगे। समझिए कैसे लिखोगे तो देखते हैं। आप जब संप्रभुता के बारे में बता रहे हो तो आप बता सकते हो कि किस प्रकार जब जब भारत पाकिस्तान या भारत चाइना के बीच विवाद होता है तो भारत अपनी संप्रभुता की कैसे दुहाई देता है, कैसे जब अमेरिका इंटरफेयर करता है तो भारत बार बार कहता है भारत का आंतरिक मामला है। आप ये चीज़ें आईआर को ऐड कर सकते हो। साथ ही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब देश के अलग भागों में जाते हैं तो कैसे वो ये कहते हैं कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, आप इन चीज़ों का उल्लेख कर सकते हो। हालांकि आप एक चीज़ याद रखिए, कभी भी कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे मोदी जी की गवर्नमेंट हो या कांग्रेस की गवर्नमेंट हो या अदर किसी पार्टी की, जो केंद्र में बैठा हो आप उसको भारत सरकार के रूप में इंट्रोड्यूस करोगे, ना कि किसी पर्टिकुलर पार्टी के नाम पे। ठीक, इससे क्या होता है, एग्जामिनर को लगता है कि ये स्टूडेंट या ये एस्पायरेंट जब गवर्नमेंट में आएगा तो किसी एक गवर्नमेंट का हिमायती नहीं रहेगा। ठीक, फिर आप जब समाजवादी का उल्लेख कर रहे हो तो समाजवाद में आप बताओ तो कि समाजवाद का उद्देश्य क्या है और सरकार इस समय क्या कर रही। तो आप बता सकते हो जैसे सरकार आयुष्मान भारत योजना लाती है, आप बता सकते हो कि सरकार किस प्रकार किसानों के हित की बात करती है। अब यहाँ पे जब आप ये वर्ड कर रहे होगे किसानों के हितों की बात को लेके कि किस प्रकार प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को राहत प्रदान की जा रही, किस प्रकार एमएसपी के तहत की जा रही, तो वहाँ पे एक थोड़ी सी आलोचना कर दो कि हाल के दिनों में किसान को उतना संतुष्ट नहीं किया जा सकता। जैसा कि अभी हाल के जो अधिनियम पास हुए हैं 3 कानून, उसमें किसान अपनी मांगों को मनवाने के लिए आंदोलन कर रहा है। ठीक, ये लिख सकते हो आप, गवर्नमेंट की आलोचना करो लेकिन संभल कर। फिर आप जब पंथ निरपेक्षता की बात बताओगे तो आप यहाँ पे ये बता सकते हो कि किस प्रकार सीए एनआरसी, हालांकि आपने बताया है लेकिन आप यहीं पे उसको इंक्लूड कर दो कि सीए एनआरसी ने किस प्रकार इस चीज़ को बाधित करने का प्रयास किया। लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर हिंदुओं के मंदिर की घंटियों के साथ साथ कुरान की आजान भी सुनाई पड़ती है। और आप यहाँ पे मार्क ट्वेन के उस कथन का भी उल्लेख कर सकते हो कि भारत धर्मों की भूमि है, वेदों की माता है, पुराणों की दादी है और परंपराओं की परदादी है। और आप यहाँ पे ये भी बता सकते हो कि भारत एक ऐसा देश है जिसकी हस्ती मिटती ही नहीं। समझ गए? और आप देखोगे जब प्रधानमंत्री जी जब देश के किसी अलग पार्ट में जाते हैं तो कहते हैं कि भारत जो देश है वो 125 करोड़ देशवासियों का देश है। समझ गए? और ये इस चीज़ की डेमोक्रेसी की सबसे मेन फीचर है। आप यहाँ पे जब लोकतंत्र की बात करते हो तो आप यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के कैंपेन का भी उल्लेख कर सकते हो कि किस प्रकार इलेक्शन कमीशन ने लोगों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए कई सारे इनिशिएटिव लिए, जैसे स्वीप इनिशिएटिव आप बता सकते हो। आप ये बता सकते हो कैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया जाने लगा। आप ये भी बता सकते हो कि कैसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। और आप ये भी बता सकते हो कि इसी के तहत भारत अपनी सॉफ्ट पावर का यूज करता है वर्ल्ड की अलग कंट्री के साथ। समझ गए? और आज हमारी जो डेमोक्रेसी है उसकी हम 75वीं वर्षगांठ कहते हैं मनाने जा रहे हैं। समझ गए? आप ऐसे बता सकते हो। फिर आप जब गणराज्य की बात करोगे तो आप बता सकते हो कि किस प्रकार एक नीचे स्तर से आने वाला व्यक्ति भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है।
ये चीज़ें होती हैं ना, ये बेसिकली गवर्नमेंट के सपोर्ट में नहीं होती, ये चीज़ें होती हैं अपनी गवर्नमेंट का या अपने इंडियन कंट्री का फीचर्स बताने की। तो आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। आप ये नहीं कह सकते हो कि मोदी जी का कोई लड़का या अमित शाह जी का लड़का देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। इलेक्ट होके ही कोई आएगा तो वही प्रधानमंत्री बनेगा, समझ गए। फिर आप देखोगे, आप जब ये सारी चीज़ें बता रहे होगे तो आप बताओगे कि हालांकि भारत में आपने बताया भी है कि निजीकरण बढ़ रहा है, भारत में किस प्रकार भारतीय सरकार के जो बड़े बड़े संस्थान हैं उनको बेचा जा रहा है, चाहे एयर इंडिया हो या अदर क्या बोलते हैं हमारे जो निगम्स हैं, कारपोरेट निगम, उनको बेचा जा रहा है। बट आज भी भारत में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट अपने अंतर्गत लेती है और कोविड-19 से आप इसको रिलेट कर दोगे। देखो ये क्वेश्चन उस समय आया था, लेकिन अगर हम आज लिख रहे होते हैं ना तो हमें आज के अकॉर्डिंग इसको लिखना है। आप बता सकते हो कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत कैसे हम ये कर सकते हैं। आप ये बता सकते हो कि किस तरीके से गवर्नमेंट वैक्सीनाइजेशन के प्रोग्राम को बढ़ावा दे रही है, जो कि एक समाजवाद का सबसे बेहतरीन लक्षण है। आप ये बता सकते हो कि किस प्रकार गवर्नमेंट हमारे क्या कहते हैं अलग अलग धर्म के लोगों को, चाहे आप देखोगे कि प्रधानमंत्री जी कभी गुरुद्वारे जाते हैं, तो कभी आप देखोगे कि मंदिर जाते हैं, कभी आप देखोगे वाराणसी जाते हैं, अलग अलग धर्मों के लोगों से बात करते हैं, अलग अलग भाषा में बात करते हैं। आप देखोगे कि संविधान की जो नई बिल्डिंग बन रही, संसद भवन बनना, आप उसका भी इसमें उल्लेख कर सकते हो, समझ गए। तो आप इस कहानी से बचिए और इसी कहानी को आप उसमें इंक्लूड कीजिए, और लास्ट में जब आप निष्कर्ष दें कि भारत के संविधान निर्माताओं ने या फाउंडिंग फादर्स ने हमारी जिस प्रस्तावना में जिन आधारभूत संकल्पों को सोचा था कि ये संकल्प हमारे यथावत बने रहेंगे, वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत तो प्रभावित हुए, बट आज भी वो गतिमान अवस्था में विद्यमान है। क्लियर? इस तरीके से आप अपनी प्रियम्बल को लिख सकते हो। और एक बात, जब आप प्रियम्बल को लिख रहे हो तो आपकी लैंग्वेज पॉलिटिकल हो। जैसे आप लिख देते हो ना कि दिखाई पड़ता है, तो दिखाई पड़ता पॉलिटी का वर्ड नहीं है, वहाँ पे आप परिलक्षित वर्ड यूज करोगे, क्योंकि ये पॉलिटिकल लैंग्वेज है। और आप कोशिश ये करो, जैसे आपने ये आंसर लिखा है ना, आप इसको रूलिंग बुक में लिखो, वाइट पेपर, यानी कि आप यहाँ पे साइड में 2 लाइन भी ड्रा किया करो, समझ गए। तो इससे क्या होगा कि आपका एक आंसर काफ़ी अच्छा आंसर लगेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये आंसर समझ में आया होगा। आप ऐसे रूलिंग बुक इसमें बनाइए ऐसे करके, ठीक। और फिर आप इनके सेंट्रल में आप आंसर लिखने की कोशिश किया करिए। इससे क्या होगा कि आपकी एक हैबिट बन जाएगी और आप यहाँ पे अपने एक लिमिटेड वर्ड 7 या 6 वर्ड लिख सकते हो। और आपको पता होना चाहिए 12.5 नंबर का क्वेश्चन आया, इतनी बड़ी कहानी हमें नहीं लिखनी है, इसलिए इनको हम उसमें कर सकते हैं। और एक और काम आप कर सकते हो कि आप इसमें एक डायग्राम भी बना सकते हो, बीच में गणराज्य लिख दो और बीच में ऐसे आप एक कहते हैं ड्राइंग बना सकते हो, समझ गए। जैसे कि आप ऐसे एक ड्राइंग ये बना सकते हो। हाँ, कहाँ गया, 1 मिनट। आप ऐसे एक ड्राइंग बनाओ और आप इसमें अलग अलग टाइप के कर दो कि संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और ये सारी चीज़ें, ठीक। और फिर आप इसको डिफाइन कर दो, और जब डिफाइन करो तो रिलेट करके करो, ठीक है। आप इसमें अन्य कई सारी स्कीम का भी उल्लेख कर सकते हो, जैसे प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण स्कीम। आप इसमें वयोश्रेष्ठ सम्मान निधि योजना के बारे में भी उल्लेख कर सकते हो। आप इसमें उज्ज्वला योजना के बारे में भी उल्लेख कर सकते हो। आप इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में आप लिख सकते हो। साथ ही आप इसमें पर्यटन पर्व के बारे में लिख सकते हो। आप ट्राइबल कम्युनिटी के लिए जो जो स्कीम्स चलाई जा रही हैं उनके बारे में लिख सकते हो। कहने का मतलब आप कई सारी स्कीम्स को इसमें लिख सकते हो। और साथ ही आप अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में हुए चुनाव को लेकर भी लिख सकते हो कि किस प्रकार वहाँ पे भी डेमोक्रेसी को हमने इस्टेब्लिश किया, समझ गए। तो इस तरीके से आप अपना आंसर पूरा कंप्लीट कर सकते हो। उम्मीद है कि आपका आंसर समझ में आया होगा। मिलते हैं हम अपने एक नेक्स्ट आंसर के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।